हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान के अंदर मैटर का क्लास 3 लेक्चर आपके लिए लेके आया दोस्तों, जिसमें हम पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण इसके बारे में स्टडी करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें तत्व, यौगिक, मिश्रण, इसके अलावा मिश्रण के अंदर हम लोग होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में भी स्टडी करेंगे दोस्तों, और साथ के साथ सवाल कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो सारे सवालों का कलेक्शन भी हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट एसएससी, रेलवे, व्यापम के अंदर पूछे गए सवाल होंगे जिसका हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन पहले कंसेप्ट को समझेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट को हम कवर करेंगे बेहतरीन अंदाज में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और क्लास नोट्स पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सर्च करके ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैथ्स एकेडमी बाय उमेश सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मजेदार सेशन। ओके, देखिए दोस्तों, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जब भी हम इस तरह से बात करते हैं तो मैटर को केमिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। फर्स्ट, प्योर सब्सटेंस, जिसको शुद्ध पदार्थ के नाम से जानेंगे। सेकंड, इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम अशुद्ध पदार्थ के नाम से जानेंगे। ध्यान रखेंगे, ये जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं इसको हम मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जितने भी पदार्थ है, अगर उसको हम रासायनिक तौर पे वर्गीकृत करना चाहे तो दो कैटेगरी में हम वर्गीकृत कर सकते हैं दोस्तों। पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को ही हम मिश्रण के नाम से जानेंगे। यहां तक की बात पक्की है क्या? ठीक है। मैंने कहा जी पानी, क्या यह शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध पदार्थ है? मैंने कहा जी दूध, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध पदार्थ है? आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी के अंदर, व्यापम के अंदर, रेलवे के अंदर, एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, कि भाई साहब शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ को पहचान कर बताइए। तो इसके पीछे आपको लॉजिक्स पता होना चाहिए, कंसेप्ट्स पता होना चाहिए। तो पहले उसको सीखना पड़ेगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम में सवाल कैसे पूछे गए हैं एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर, एंड डिफरेंट गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, आप यूं ही चुटकी में पहचान के बता देंगे कि दिए हुए पदार्थ में से कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों, पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण में बेसिकली तीन बातें हैं जो पिक्चर में आते हैं। ठीक है, मैंने कहा जी तत्व, यौगिक, मिश्रण। आपने थंबनेल में भी यही देखा होगा, यही लिखा हुआ है क्या? हाँ जी। तो मैंने कहा जितने भी मिश्रण होंगे, चाहे वो समांगी मिश्रण हो, होमोजीनियस मिक्सचर, चाहे वो विषमांगी मिश्रण हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सारे के सारे मिश्रण अशुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आएंगे। तो आप क्या बोलेंगे पता है? सर रह जाएगा क्या क्या? तत्व और यौगिक। तो सर ये शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आएंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, अब धीरे धीरे हम डिटेलिंग की तरफ आगे बढ़ते चलेंगे दोस्तों, तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में, मिश्रण के बारे में। मैंने कहा जी तत्व, जिसको हम एलिमेंट के नाम से जानेंगे। ठीक है, मैंने कहा जी यौगिक, जिसको कंपाउंड के नाम से जानेंगे। यह है प्योर सब्सटेंस। ध्यान रखेंगे, तत्व और यौगिक प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आएंगे। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना? मैंने कहा कि ऐसा कोई भी पदार्थ, दुनिया में मौजूद ऐसा कोई भी पदार्थ जो किसी से मिलकर न बना हो, मतलब जिसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और तोड़ नहीं सकते, मतलब किसी भी तरह का रासायनिक अभिक्रिया करके आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे? तत्व कहेंगे दोस्तों, एलिमेंट के नाम से जानेंगे। अरे जो किसी से मिलकर बना ही नहीं है, उसको कैसे आप रिएक्शन करके तोड़ देंगे या फिर ब्रेक कर देंगे या फिर और सिंप्लीफाई कर देंगे? नहीं, वो खुद पहले से ही सिंप्लीफाइड है, क्योंकि वो किसी और से मिलकर नहीं बना हुआ है। ठीक है, और दूसरे तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं, याद करा सकता हूं कि तत्व को आप कैसे याद रखेंगे। मैंने कहा जी आपने जिंदगी में ये देखा है क्या? अरे पीरियोडिक टेबल है ये, आवर्त सारणी। स्कूल लेवल आप जब स्टडी कर रहे थे तो पढ़े होंगे ना, देखे होंगे
यहां लिखा भी हुआ है साफ साफ शब्दों में, द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब तत्व, ठीक है। इसका मतलब इस सारणी में, इस आवर्त सारणी में जो जो पदार्थ आप देख पा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियान, इस तरह से ये जितने भी पदार्थ है ये किसी और से मिलकर बना हुआ है क्या? नहीं। मतलब ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसको और आप रिएक्शन करके, केमिकल रिएक्शन करके ब्रेक कर पाएंगे? नहीं, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब जितने भी पदार्थ है ये किसी और से मिलकर बना नहीं है सर, ठीक है। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है? तत्व है। इसीलिए तो हम बोलते हैं द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। और अभी तक, है ना, एक जनरल नॉलेज की बात बता देता हूं, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो आप बोलेंगे 118। याद रखेंगे, ठीक है। बाकी इसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में और डिटेलिंग में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गया, कौन सी बात? कि सर जब हम कहते हैं तत्व मतलब ऐसा पदार्थ जो किसी और से मिलकर न बना हो। जैसे पीरियोडिक टेबल में आने वाले जितने भी पदार्थ है ये सभी के सभी क्या है? तत्व है, ठीक है ना। बढ़िया। तो तत्व के बारे में एक मोटा मोटा आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अगर हम कहते हैं यौगिक तो यह भी समझना बड़ा आसान। कैसे बताऊं? तत्व अगर आपको समझ में आ गया कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद जितने भी पदार्थ है, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, कार्बन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, जितने भी पदार्थ है जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, ठीक है, ये सभी क्या है? तत्व है जो किसी और से मिलकर नहीं बना हुआ है। अगर मैं इन तत्वों को एक निश्चित रेशियो में मिला दूं, एक निश्चित रेशियो बोल रहा हूं, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में मिला दूं, जिससे कि एक नया प्रोडक्ट तैयार होकर आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? यौगिक कहेंगे। मैंने कहा जी जैसे कि H2O, आप यहां पे देख पा रहे होंगे सर, यहां पे ना हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। मतलब एक निश्चित अनुपात में मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया तो क्या मिल गया? मेरे को यौगिक मिल गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं तत्वों से मिलकर यौगिक बनेगा, यही बात है क्या? लेकिन इन तत्वों को जिनसे मिलकर यौगिक बन रहा है वो एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा, ठीक है, जिससे कि यौगिक बनेगा। आप पानी का सूत्र कहेंगे तो H2O, ठीक है। मैंने कहा जी आप यहां भारत में रहकर देखेंगे पानी का सूत्र तो आपको H2O ही मिलेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर देखेंगे तब भी H2O ही मिलेगा, ठीक है। तो ये कोई परिवर्तन है नहीं, ये परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है ना। सूत्र तो सूत्र है, सूत्र थोड़ी ना अलग अलग देश में अलग अलग हो जाएगा, नहीं। और ये क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है, क्यों चेंज नहीं हो रहा है ये सूत्र? आप बोलेंगे कि यहां पे एक निश्चित रेशियो में बनाया गया है, इस यौगिक को तैयार किया गया है पानी के सूत्र को, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। मैंने कहा जी जैसे अमोनिया NH3, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर यहां पर नाइट्रोजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु। इस तरह से 1:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर यौगिक बना, जिसको हम कह रहे हैं अमोनिया। यही कहेंगे। तो अमोनिया का सूत्र आप किसी भी देश में जाकर देखिए, बदलने वाला है क्या? नहीं बदलने वाला। वैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। आपने कहा जी कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप बोलेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना सर, ये यौगिक है। कैसे पता चला? इसमें जो कार्बन है ये तत्व है, ऑक्सीजन ये भी तत्व है, तो तत्वों से मिलकर यौगिक बना है क्या? हाँ जी। और एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, तो कार्बन के 1 परमाणु, ठीक है, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, 1:2 में बनाया गया है कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर। तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपने क्या समझा? तत्व और यौगिक के बारे में एक मोटा मोटा डेफिनेशन आपको समझ में आया, ठीक है। अब किसी के दिमाग में इस तरह की बातें भी आ रही होगी कि सर मिलाकर बनाना मतलब तो मिश्रण होता है ना, मिक्सचर। इसको हम मिक्सचर क्यों नहीं बोल रहे हैं?
तो ध्यान रखना, यहां पे मैंने एक बात कही थी, निश्चित अनुपात में मिलाएंगे आप, ठीक है, निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। लेकिन यहां मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात की बात नहीं होता है दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा, इधर आई, मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा जी ये एक गिलास लिया, ये एक गिलास लिया, ठीक है, इस तरह से एक गिलास लिया, और इस गिलास में मैंने क्या कहा कि आपको ना पानी और नमक, पानी और नमक को मिलाना है। तो रामलाल नाम का एक लड़का है, इन्होंने जैसे कि ये एक गिलास पानी लिया, ये पानी है क्या, ठीक है, तो रामलाल नाम के लड़का ने एक गिलास पानी में हो सकता है 5 ग्राम नमक मिलाया हो, समझ पा रहे हैं क्या। और एक श्यामलाल नाम का लड़का है, उन्होंने एक गिलास पानी में 10 ग्राम का नमक मिलाया हो। मतलब पानी और नमक को जब मिलाया जाएगा ना, ठीक है, तो कोई फिक्स रेशियो डिफाइंड है क्या, नहीं। लेकिन जब पानी बनाया जाएगा, H2O बनाया जाएगा, तो चाहे वो रामलाल नाम का लड़का हो, चाहे श्यामलाल नाम का लड़का हो, चाहे कोई विदेशी लड़का हो, वो पानी बनाएगा तो एक निश्चित रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएगा, 2:1 में, हाइड्रोजन 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। समझ पा रहे हैं। तो एक निश्चित रेशियो में मिलाकर बनाएंगे तो ये यौगिक है, ठीक है, और इसी वजह से हम यौगिक को शुद्ध पदार्थ बोल रहे हैं। लेकिन 2 चीजों को मिलाकर हम बना रहे हैं जिसका कोई निश्चित रेशियो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। पानी और नमक को मिलाने का सबका अपना अलग अलग तरीका हो सकता है। क्या इसका कोई सूत्र होगा क्या, पानी और नमक को मिला देने से, ठीक है, जो भी यहां पे मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का कोई सूत्र फिक्स है क्या, नहीं, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसको मिश्रण, ठीक है। अच्छा, ये एक मिश्रण हुआ, लेकिन ये मिश्रण समांगी मिश्रण है कि विषमांगी मिश्रण, अब इसको पहचानना जरूरी है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब, मैंने फिर से ना एक गिलास ली, मैंने फिर से एक गिलास लिया इस तरह से, और इस गिलास में मैंने कहा जी आप पानी लीजिए, ठीक है, और मिट्टी लीजिए, पानी और मिट्टी ले लिए, ठीक है, और इसमें मिलाइए, मतलब ग्लास के अंदर इसको मिलाइए। तो आप पाएंगे सबसे पहले तो एक गिलास पानी मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैंने कहा जैसे कि पानी में नमक मिलाना और पानी में मिट्टी मिलाना, ये दोनों अलग अलग तरीके की बातें हैं क्या, कैसे। नमक के जो कण होंगे, पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे होंगे क्या, ठीक है जी, एकदम बारीक। लेकिन जो मिट्टी के कण होंगे, मिट्टी के जो पार्टिकल होंगे, वो नमक के कंपेयर में बड़े होंगे क्या, ठीक है। और इसी वजह से वो पानी में सही तरीके से नहीं घुल पाता है, ठीक है। कहने का मतलब एक टाइम बाद आप देखेंगे कि मिट्टी की जो पार्टिकल है वो नीचे, अधिकतर जो पार्टिकल है वो नीचे ऐसे बैठ जाते हैं, समझ पा रहे हैं, ऐसे। और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो है ना, जो पानी के साथ मिले होते हैं, और मैक्सिमम पार्टिकल ऐसे नीचे तल पे बैठ जाते हैं, होते कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने कहा जी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसको समझना जरूरी है। जैसे पानी और नमक को आप मिलाएंगे, है ना, एक गिलास के अंदर, तो आप यहां पे देखेंगे तो जिस भी तरह का मिश्रण दिखाई दे रहा है, यही मिश्रण यहां पर भी देखने को मिलेगा, यहां पर भी देखने को मिलेगा। मतलब थ्रू आउट द मिक्सचर आप किसी भी पोर्शन में जाकर देखेंगे पानी और नमक की मात्रा सेम दिखाई पड़ेंगे, पानी और नमक का जो अनुपात है वो सेम दिखाई पड़ेंगे, किसी भी जगह जाके देखेंगे, ठीक है, थ्रू आउट द मिक्सचर। लेकिन यहां पानी और मिट्टी के मिश्रण में, ठीक है, आप अलग अलग जगह अलग अलग पानी और मिट्टी का अनुपात आपको देखने को मिलेगा। यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पर तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम बाद मिट्टी के जो पार्टिकल है वो ऐसे तल में आके बैठ जाएंगे, तो यहां पे मिट्टी के पार्टिकल ज्यादा दिखाई पड़ेंगे पानी के साथ, यहां पे पानी और मिट्टी के पार्टिकल
अलग तरीके से दिखाई देंगे। यहाँ पे पानी और मिट्टी के पार्टिकल, मतलब उसका जो अनुपात है, पानी और मिट्टी का जो अनुपात है वो यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। ठीक है, तो समांगी मतलब समान रूप से संगठन देखने को मिलना। ठीक है, इसको कहेंगे हम समांगी मिश्रण, जिसको होमोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसी को ध्यान रखिएगा, हम विलयन भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं। मच बेटर ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, सत्य विलयन, आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, और यहां पे असमान रूप से संगठन दिखाई दे रहा है पानी और मिट्टी का, या फिर मिश्रण में जो मिला है पानी और मिट्टी, इसका है ना, असमान रूप से संगठन दिखाई दे रहा है, इस वजह से इसको विषमांगी बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको एलिमेंट, यौगिक और मिश्रण के अंदर समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार की चीजों को बेहतरीन अंदाज में समझाया, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब हम वन बाय वन तत्व के बारे में डिटेलिंग देखेंगे, थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे। यौगिक के बारे में, मिश्रण के बारे में भी हम ऐसे डेप्थ में जाके थोड़ा और स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर धीरे से सवालों को हम पिक्चर में लाएंगे। दोस्तों मजा आया यहां तक? चलिए हम लोग सेपरेट तरीके से अब स्टडी करते हैं दोस्तों। पहले शुद्ध पदार्थ के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, फिर अशुद्ध पदार्थ के बारे में। हमने बताया जी आपको, जब भी हम तत्व और यौगिक की बात करेंगे तो ये दोनों शुद्ध पदार्थ के अंदर आएंगे। पीरियोडिक टेबल में मौजूद जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे तत्व कहे जाते हैं क्या? अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि वापस आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये देखो, ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें जितने भी पदार्थ है इसको हम तत्व कहेंगे क्या? मैंने कहा जी इन सभी तत्वों में कुछ धातु होंगे, कुछ अधातु होंगे और कुछ उपधातु होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट। ठीक है, तो तत्वों का फिर से वर्गीकरण किया जाए, मतलब सारे के सारे तत्वों को, जो 118 तत्व ज्ञात है, उसको अगर हम फिर से कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। वापस से यहां आ जाइए। जैसे मैंने कहा जी सिल्वर है ना, जिसका परमाणु क्रमांक 47 होता है, ये धातु है क्या? तत्व तो है लेकिन ये धातु है, मेटल है। मैंने कहा जी गोल्ड, ठीक है, ये गोल्ड जिसका परमाणु क्रमांक 79, ये भी तत्व है, हाँ जी, लेकिन ये धातु है। ठीक है, बढ़िया। ठीक उसी तरह अगर हमने कहा दोस्तों, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ये सब क्या है? ये है अधातु, नॉन मेटल्स। ठीक है, तत्व तो है लेकिन ये अधातु है। ठीक, यहां पे अलग से मेंशन भी किया गया है, देखना, ये जो इस तरह के कलर अभी मैंने दिखाया, ये नॉन मेटल्स के अंदर है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये देखो नॉन मेटल लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, बढ़िया। और जिस तरह अभी मैं धातु के लिए बात किया, तो यहां पर भी ये जो धातु वाले जितने भी तत्व है, इसके लिए अलग सा कलर बताया गया, जैसे कि अदर मेटल्स, ट्रांजिएंट मेटल्स, ऐसे बहुत सारे मेटल्स को। और जैसे हम मेटोलाइट्स की बात करें, जिसको हम कहेंगे उपधातु, ये सब आपको ना कहां दिखेगा? पीरियोडिक टेबल्स में, क्योंकि पीरियोडिक टेबल्स में क्या दिखते हैं? तत्व दिखते हैं, क्या? एलिमेंट्स दिखते हैं। जैसे कि मैंने कहा जी मेटोलाइट, ये देखो इस ये वाले कलर, ग्रीन कलर में जैसे जाएंगे तो बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है? तो आप बोलेंगे क्या बोलेंगे जिसको? मेटोलाइट। क्या बोलेंगे जिसको? मेटोलाइट कहेंगे। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? ठीक है, तो थोड़ा सा और मैं फील कराता हूं आपको। एलिमेंट्स के अंदर अगर हम कहें तो मेटल भी आएंगे, जैसे कि आयरन। ठीक है, आयरन क्या है आपका? मेटल है। गोल्ड अभी बताया था, गोल्ड का फार्मूला क्या होता है जी? Au। ठीक है, आयरन का फार्मूला क्या होता है? तो Fe। मैंने कहा जी सिल्वर, सिल्वर का क्या होता है जी? Ag। ठीक है ना, जो आपको कहां दिखाई पड़ेंगे? पीरियोडिक टेबल में। इसलिए ये धातु तो है लेकिन तत्व है। मैंने कहा जी नॉन मेटल में जैसे कार्बन, कोयला, कोयला देखे ना, वही तो कार्बन है। ठीक है, मैंने कहा जी रेड फास्फोरस, ठीक है, मतलब बेसिकली ये फास्फोरस की बात कर रहा है, पी। ठीक, मैंने कहा सल्फर, ठीक है जी। तो इस तरह से तो ये सभी कहां दिखाई पड़ते हैं? सर ये भी तो पीरियोडिक टेबल में दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये तत्व तो है, ये एलिमेंट तो है, लेकिन ये कैसा एलिमेंट है? नॉन मेटल वाला, अधातु वाला। तो रह जाएंगे कौन सा? देखो मेटल एंड नॉन मेटल को छोड़कर
जो रह जाएंगे वो मेटालाइट हो जाएंगे, उपधातु। ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन Si, ठीक है ना, जर्मेनियम Ge, दिखाया था मैं आपको अभी पीरियोडिक टेबल में, आर्सेनिक As, ठीक है ना, फील आ रहा है। तो इस तरह से हम कहें तो तत्व, जितने भी तत्व 118 तत्व मौजूद है, ठीक है ना, 118 तत्व टोटल तत्व की जो संख्या है ये 118 तत्व मौजूद है, जिसमें से कुछ धातु है, कुछ अधातु है, फिर रह जाएंगे वो उपधातु। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़। देखिए दोस्तों, तत्व के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पस से, ठीक है, तो ध्यान स्क्रीन में लगाने की जरूरत है। मैंने कहा जी तत्व जिसको हम एलिमेंट्स के नाम से जानेंगे, तो मैंने कहा जो ये एलिमेंट शब्द है, तत्व शब्द है, ठीक है, इसका पहली बार डेफिनेशन किसने दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके अलग अलग एग्जाम में एसएससी, रेलवे, व्यापम जैसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने तत्व को पहली बार डिफाइन किया, और इस तरह से डिफाइन किया कि तत्व पदार्थ का एक मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। यही बात हमने बताया था, आपको सिखाया था कि जो किसी और से मिलकर बना ही नहीं है उसको और कैसे आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे, कैसे उसको ब्रेक कर पाएंगे रासायनिक अभिक्रिया करा के, ठीक है। तो मैंने कहा जी एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन अ सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसने दिया हुआ है, एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद सारे के सारे पदार्थ क्या कहे जाएंगे, आप बोलेंगे तत्व कहे जाएंगे, एलिमेंट्स कहे जाएंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फास्फोरस, बेरिलियम, सल्फर, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आर्गन, इस तरह के, क्लोरीन, बोरान, ये सारे सभी क्या है, तत्व है सर। बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा जी यहां पे एक और साइंटिस्ट दिख रहा है, ठीक है, आपको सवाल पूछा जाता है कि ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने पहली बार ये एलिमेंट शब्द का इस्तेमाल किया, यूज किया। तो आपका जवाब होना चाहिए रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट। ये जो शब्द है एलिमेंट, इसका पहली बार इस्तेमाल 1661 में किया गया, कौन से साइंटिस्ट के द्वारा, तो आप कहेंगे रॉबर्ट बॉयल के द्वारा, ठीक है ना। और एलिमेंट शब्द का पहली बार डेफिनेशन किस साइंटिस्ट ने दिया, तो एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मजा आया, ठीक है दोस्तों। हमने पीरियोडिक टेबल से यह भी बात सीखा हुआ है तत्व को लेकर, कौन सी बात, तत्व पदार्थ का वह सरलतम रूप है जिसे धातु, अधातु और उपधातु के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, लाइक दिस, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट, देखा है हमने बहुत अच्छे से। अब हम यौगिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। यौगिक जिसको हम कंपाउंड कहेंगे, मैंने बताया था कि तत्वों से मिलकर यौगिक बनेगा, लेकिन इसको हम प्रॉपर तरीके से डिफाइन करेंगे दोस्तों, ये डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा हमेशा। मैंने कहा तत्वों से मिलकर यौगिक बनेगा, लेकिन वो तत्व कैसे होना चाहिए, कम से कम 2 अलग अलग तत्व होने चाहिए जिसको मिलाकर आप यौगिक बनाएंगे, ठीक है। कई बार आपको देखने को मिलेगा 2 से भी अधिक तत्व होंगे जिसको आप मिलाकर यौगिक बनाएंगे, लेकिन कैसे मिलाएंगे, एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भारत में उस यौगिक को अलग तरीके से बनाए हैं और ऑस्ट्रेलिया में लोग अलग तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। मतलब जो यौगिक का फार्मूला बनेगा, ठीक है ना, यौगिक बनने के बाद जो फार्मूला है वो कहीं नहीं बदलेगा दोस्तों, ठीक है। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि जो यौगिक बनाया गया है तत्वों को मिलाकर वो एक निश्चित अनुपात में बनाया गया होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को।
तो दो अलग अलग तत्वों या फिर दो से अधिक रासायनिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजन के परिणाम स्वरूप यौगिक का निर्माण होता है दोस्तों। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट और मोर केमिकल एलिमेंट्स इन सर्टेन प्रपोर्शंस। ठीक है, निश्चित अनुपात में मिलाया जाके बनाया जाता है दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा जी एलिमेंट, ये ऑक्सीजन देख पा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल कलर वाइज मैंने आपको बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करके बताया दोस्तों। ये हाइड्रोजन है, ठीक है जी, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, कलर देखना, ये कार्बन है, समझ पा रहे हैं। तो ये एलिमेंट्स कहे जाएंगे क्या, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में है ना सर, तो पीरियोडिक टेबल में मौजूद सारे पदार्थ क्या कहे जाएंगे, एलिमेंट्स कहे जाएंगे। अब इन एलिमेंट्स को एक निश्चित अनुपात में संयोजन के परिणाम स्वरूप हमको क्या मिलेगा, कंपाउंड्स मिलेगा, यौगिक मिलेगा। ठीक है ना, तो मैंने कहा जी जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के एक परमाणु, ठीक है ना, और साथ के साथ ऑक्सीजन के एक परमाणु, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को 1:1 में मिला दिया जाए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब एक कंपाउंड बन गया, यौगिक बन गया। ठीक है, मैंने कहा जी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, ठीक है, 2:1 में हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या मिला, कंपाउंड मिला, जिसका नाम क्या है, वाटर है। ठीक है, वैसे ही नाइट्रोजन के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, एक निश्चित अनुपात में हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया तो क्या बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड में देख सकते हैं दोस्तों, कार्बन के 1 परमाणु, ठीक है ना, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, मतलब 1:2 में, मतलब एक निश्चित रेशियो में हमने मिलाया है कार्बन और किसको, ऑक्सीजन को, जिससे एक कंपाउंड मिला, यौगिक मिला, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा जी ये ऑक्सीजन, ठीक है ना, मैंने कहा ये ऑक्सीजन, ये तत्व है ना, हाँ जी तत्व है, किसी से मिलकर नहीं बना हुआ है। लेकिन कभी कभी हम ऑक्सीजन को ऐसा भी लिखते हैं, देखे होंगे आपने, O2, तो सर ये तो 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ये मतलब तत्वों से मिलकर बनता, उसको यौगिक कहेंगे। क्या ये यौगिक है क्या, नहीं, ये यौगिक नहीं है, ये यौगिक नहीं है, समझ पा रहे हैं क्या, ये यौगिक नहीं है। क्या ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। ऐसा क्यों बोला सर, तत्वों से मिलकर तो यौगिक बनता है ना, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर ये O2 बना, तो ये यौगिक क्यों नहीं कहा गया, ऑक्सीजन तत्व है तो 2 तत्व को मिलाकर बनाया गया तो यौगिक तो हो गया ना, नहीं, यौगिक का प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको बोला कि भाई साहब ध्यान लगाकर स्क्रीन को देखे ना है आपको, मैंने कहा कि 2 अलग अलग तत्वों, कम से कम 2 अलग अलग तत्वों से मिलकर बनेगा, एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाएगा, कम से कम 2 अलग अलग तत्वों को, तब क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। यहां पे 2 अलग अलग तत्व है क्या, नहीं, 2 समान तत्व से मिलकर बना हुआ है ये जो O2 है, और समान तत्व क्या है, ऑक्सीजन। तो अलग अलग तत्व होना चाहिए तब जाके यौगिक बनेगा, और ऐसे ही यौगिक नहीं बनेगा, एक निश्चित अनुपात में आप मिलाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और मैं अच्छे से यहां स्लाइड के माध्यम से आपको समझा देता हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को। मैंने कहा जी जैसे कि ये हीलियम, ठीक है, हीलियम का 1 परमाणु दिख रहा है, एकल फॉर्म में है, ये एकल परमाणु के फॉर्म में है हीलियम, तो ये तत्व है क्या, हाँ जी बिल्कुल तत्व है। ठीक है, मैंने कहा जी जैसे कि अभी ऑक्सीजन बताया था मैं आपको, ऑक्सीजन के ग्रुप्स दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के ग्रुप, और इस ग्रुप में ऑक्सीजन के 2 परमाणु दिख रहे हैं क्या, हाँ जी, तो सर ये यौगिक है कि एलिमेंट है, आप बोलेंगे सर ये एलिमेंट है, यौगिक बनाना है, कंपाउंड बनाना है तो कम से कम 2 अलग अलग तत्व होना चाहिए, 2 अलग अलग परमाणु होना चाहिए, जिसको हम निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक बनता है। तो ये तो समान परमाणु है, समान तत्व है। ठीक है, तो एलिमेंट को हम सिंगल परमाणु के फॉर्म में भी डिफाइन करेंगे, ठीक है, और साथ के साथ समान परमाणुओं का समूह के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, एज अ सिंगल एटम्स और एज अ ग्रुप ऑफ सेम एटम्स, जैसा आप देख सकते हैं
ठीक है। तो एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही प्रकार के परमाणु, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु जिसमें दिखाई देते हैं वो सभी तत्व कहे जाएंगे, एलिमेंट कहे जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा जी, आपने सुना होगा ओजोन, ठीक है ना, ओजोन, ओजोन का फार्मूला आप क्या लिखते हैं, O3। तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, ग्रुप ऑफ सेम एटम्स, ठीक है। ऑक्सीजन, ये हमारे पास एटम हो गया, तो ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना हुआ है ओजोन, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेम एटम्स है। तो मैंने कहा जी, एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है। ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, क्या, एक ही प्रकार के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ है ओजोन। तो इस ओजोन को आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे तत्व बोलेंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर मैं यौगिक की बात करता हूं तो यौगिक के लिए मैंने बताया था दोस्तों, कम से कम 2 अलग अलग तत्व होना चाहिए या फिर कम से कम 2 अलग अलग परमाणु होना चाहिए, जिसको आप एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाएंगे तो बनेगा यौगिक, जिसको हम कंपाउंड कहेंगे। जैसे कि ये जल का सूत्र है, ठीक है, जल बनाया है, पानी बनाया है आपने, तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु की 2 परमाणु, 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो 2:1 में, एक निश्चित रेशियो है 2:1, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर कंपाउंड बनाया गया, वाटर के नाम से हम जानते हैं इसको, ठीक है। तो कंटेंट्स है ना, मतलब जो कंपाउंड है, कंपाउंड कंटेंट्स 2 और मोर काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। इसमें 2 अलग अलग या फिर 2 से भी अधिक अलग अलग प्रकार के एटम या तत्वों को मिलाकर बनाते हैं एक निश्चित अनुपात में, तो क्या बनता है, यौगिक, ठीक है। और तत्व सिंगल एटम्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेम एटम्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। क्लियर? ठीक है दोस्तों, तो हमने शुद्ध पदार्थ के बारे में बेहतरीन अंदाज में सीख चुके हैं दोस्तों। शुद्ध पदार्थ के अंदर तत्व आएंगे, यौगिक आएंगे, और सभी तत्वों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ तत्व धातु होंगे, कुछ तत्व अधातु होंगे, और रह जाएंगे वो सारे तत्व उपधातु होंगे, ठीक है ना, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट, ठीक है। अब हम इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में स्टडी कर लेते हैं, जिसको हम कहेंगे अशुद्ध पदार्थ। मैंने बताया था जी, जितने भी मिश्रण होंगे, चाहे वो समांगी मिश्रण हो चाहे वो विषमांगी मिश्रण हो, ये सभी के सभी अशुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में होंगे। मैंने ये भी बताया था, समांगी मिश्रण को हम होमोजीनियस मिक्सचर भी कहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा जी, पानी, ठीक है ना, पानी प्लस नमक, पानी और नमक को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, एक मिश्रण बनेगा, ठीक है। और इस मिश्रण में आप देखेंगे, थ्रू आउट द मिश्रण, कहीं पर भी जाकर देखेंगे, ठीक है, जो मिश्रण का अनुपात है, ठीक है ना, पानी और नमक को लेकर वो बिल्कुल सेम दिखाई देगा, क्या, इसलिए हम इसको बोलते हैं होमोजीनियस, समांगी मिश्रण। लेकिन अगर हम विषमांगी मिश्रण की बात करें, जैसे कि पानी में हमने मिला दिया मिट्टी, पानी में हमने मिला दिया मिट्टी, तो आप देखेंगे इस मिश्रण में यहां कहीं पर मिश्रण का अनुपात अलग दिखेगा, यहां कहीं पर अलग दिखेगा, यहां कहीं पर अलग दिखेगा, और यहां नीचे तल में तो और बिल्कुल अलग दिखेगा। कैसे पता है? क्योंकि मिट्टी का जो कण होता है वो बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू नमक, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद ये नीचे तल में आके ऐसे बैठ जाएगा, यही हमने सीखा था। बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैंने ये भी बताया था कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होंगे दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल के लिए पानी और नमक का मिक्सचर, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, जिसको विलयन के नाम से जानेंगे। जो हम विलयन कहते हैं ना, जिसको सॉल्यूशन कहते हैं, एक्चुअली होमोजीनियस जो मिक्सचर है उसी को कहा जाता है सॉल्यूशन, या फिर विलयन के नाम से जानते हैं दोस्तों। ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसी को हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर को और कैटेगराइज करना चाहूं, ठीक है ना, तो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इसको, कोलाइड और सस्पेंशन। कोलाइड का मतलब कलील और सस्पेंशन का मतलब निलंबन। ये कोई एकदम डिफरेंट बात नहीं है दोस्तों।
जिस तरह से जैसे हम कहते हैं दोस्तों पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण बेसिकली 3 हमने कहा तत्व यौगिक मिश्रण यही बोलते हैं। ठीक उसी तरह अगर मैं मिश्रण को क्लासिफाई करूं तो क्या बोलता हूं पता है? ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। ऐसा समझ पा रहे हैं क्या? तो अगर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ट्रू सॉल्यूशन है जिसको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। अगर हम कह रहे हैं कोलाइड तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और सस्पेंशन बोल रहे हैं तो ये भी एक सॉल्यूशन है जिसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ सर? ये तो समझ में आ गया कि पानी और नमक को मिला देने से हम मिश्रण के किसी भी पार्ट को जाके ऐसे एनालिसिस करेंगे तो हर जगह सेम अनुपात में दिखाई देगा, पानी और नमक दिखाई देगा। तो इसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कर रहे हैं इसलिए ये ट्रू सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। लेकिन विषमांगी मिश्रण के अंदर यहां पे जो कोलाइड और सस्पेंशन बात किया जा रहा है ना, ये इस बात पे बेस्ड है दोस्तों, जैसे कि मिट्टी के जो कण है ना, मैंने कहा पानी और मिट्टी को मिलाया तो मिट्टी के जो कण है थोड़ा साइज में बड़ा होगा, किसके कंपेयर में? नमक के कंपेयर में। मैंने कहा जी पानी के साथ मैंने मिला दिया पत्थर, तो पत्थर के कण मिट्टी से भी बड़ा होगा क्या? मिट्टी के कण से बड़ा होगा पत्थर के कण, ठीक है। तो यहां पे जो कण है ना, कण के साइज, पार्टिकल के साइज के ऊपर बेस्ड है कि जो विषमांगी मिश्रण है वो कोलाइड है कि सस्पेंशन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में जाएंगे, है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन में जाएंगे तो पार्टिकल के कण थोड़ा बड़े हो जाएंगे। जैसे कि नमक की जगह मैंने मिट्टी का इस्तेमाल किया तो मिट्टी का कण साइज में बड़ा होगा नमक से, ठीक है। मैंने कहा जी अगर मिट्टी की जगह मैंने पत्थर मिला दिया पानी के साथ, ठीक है ना, तो कण का जो साइज है, पार्टिकल का साइज और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सस्पेंशन सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। और ट्रू सॉल्यूशन जिसको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, इसमें पार्टिकल का साइज सबसे छोटा होगा। यही बात है। तो 3 तरह के सॉल्यूशन होंगे, या फिर मैं कह सकता हूं 3 तरह के मिक्सचर होंगे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। आपको यह बात समझ में आया होगा। थोड़ा सा और यहां पे मैं एग्जाम पर्पज से आपको और समझाना चाहूंगा। जैसे कि मैंने कहा जी सॉल्यूशन, जब भी मैं सॉल्यूशन बोल रहा हूं बाय डिफॉल्ट ये ट्रू सॉल्यूशन को बताएगा। किसको बताएगा? ट्रू सॉल्यूशन को बताएगा, क्योंकि कोलाइड बोल रहा है तो ये भी तो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन बोल रहा है तो ये भी तो एक सॉल्यूशन है, सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो इसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब पानी में नमक, ठीक है ना। मैंने कहा जी कोलाइडल सॉल्यूशन में मिल्क, गजब, कोलाइडल सॉल्यूशन में मिल्क को एग्जांपल लिया गया है। तो याद करिए मैंने कहा था लेक्चर की स्टार्टिंग में कि पानी, दूध, बताइए कौन सा शुद्ध पदार्थ है, कौन सा अशुद्ध पदार्थ है। तो हम मिश्रण के अंदर पढ़ रहे हैं क्या ये चीजें? अरे अशुद्ध पदार्थ के अंदर पढ़ रहे हैं ना, अशुद्ध पदार्थ के अंदर। यहां पे देखो देखो देखो, अशुद्ध पदार्थ हमने स्टार्ट किया है जिसको हम मिश्रण कहेंगे। मिश्रण के अंदर कहें तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ठीक है ना, यही बात किया। तो हम अशुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, जिसमें फिर से मैंने कहा जी ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में मैंने एग्जांपल यहां पे लिया है मिल्क। तो इसका मतलब क्या समझ में आया दोस्तों आपको कि जो दूध होता है, मिल्क होता है ना, ये शुद्ध पदार्थ नहीं होता, अशुद्ध पदार्थ होता है। यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे बताइए? हाँ जी, बात तो सही है। सर ऐसे कैसे बोल दिया? अरे जो मिल्क होता है ना, इसमें प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे चीजों का मिक्सचर होता है ये मिल्क, एक्चुअल में बात करें तो, ठीक है। इसलिए मिल्क शुद्ध पदार्थ नहीं है, ठीक है ना, आ रही बात समझ में? ठीक। तो मैंने कहा जी पार्टिकल के साइज को लेकर हम ये मिश्रण को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, कि ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये सस्पेंशन सॉल्यूशन है। मैंने कहा जी अगर आप पानी के साथ नमक मिलाएंगे तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा
इसमें पार्टिकल के साइज इस तरह से दिखाई पड़ेंगे। अगर आप मिल्क के अंदर पार्टिकल जो मौजूद है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, न जाने बहुत सारे ऐसे चीज मिले होते हैं जिसके पार्टिकल्स होंगे, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होगा। क्या पार्टिकल के साइज गाढ़ा होता है ना दूध जो है, हाँ जी, सॉल्ट सॉल्यूशन के कंपेयर में जो ये मिल्क है ये गाढ़ा होगा, तो पार्टिकल के साइज बड़ा होंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया सर। अगर मैं पानी और रेत मतलब सैंड और वाटर का मिक्सचर देखूंगा, ठीक है ना, तो यहां पे कंपैरेटिवली हायर होगा साइज किसका, पार्टिकल का। तो यहां पे स्मॉलर साइज और यहां पे बिगर साइज, और ये वाला जो पार्टिकल का साइज है ये दोनों के बीच में है। क्या क्लियर? तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। समझ गए? हिंदी में क्या बोलेंगे? सत्य विलयन या फिर जस्ट विलयन कहेंगे। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन को कलील बोलेंगे, सस्पेंशन सॉल्यूशन को हम निलंबन कहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए एक मजे की बात बताने जा रहा हूं दोस्तों। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं मिक्सचर खरीदने, ठीक है, तो आपको वैरायटी ऑफ मिक्सचर्स देखने को मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं? कुछ तो ऐसे मिक्सचर होते हैं भाई साहब जिसमें खट्टेपन का भी स्वाद आता है, मीठेपन का भी स्वाद आता है, खारेपन का भी स्वाद आता है। आता कि नहीं आता? अब इसमें एक मजे की बात मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि ऐसा मिक्सचर जिसको आपने खरीद के लाया मार्केट से जिसमें खट्टापन भी है, इसका मतलब जरूर उसमें खट्टा मिलाया गया होगा। जिसमें मीठापन भी आ रहा है, जरूर मीठा मिलाया गया होगा। उसमें खारेपन का भी स्वाद आ रहा है, जरूर उसमें नमक भी मिलाया गया होगा। तो नमक का अपना खुद का अलग टेस्ट है? नहीं, क्योंकि उसकी क्वालिटी अलग है। मीठा मतलब शुगर, शुगर का अपना खुद का टेस्ट है क्योंकि उसकी क्वालिटी अलग है, विशेषता अलग है। ठीक है, खट्टेपन का अपना खुद का अलग टेस्ट है, अलग स्वाद है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी अलग है, विशेषता अलग है। अगर हम सबको मिला दिए फिर भी जो मिश्रण बनता है, जो मिक्सचर खा रहे हो आप, है ना, उसमें भी क्या वो सब क्वालिटी खत्म हो गया? क्या नहीं, वो अलग अलग क्वालिटी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो अलग अलग स्वाद उस मिश्रण में भी आपको एहसास हो रहा है कि नहीं? तभी तो बोलते हैं ना, ये जो मैंने सेब खाया, ये जो मिक्सचर मैंने खाया, इसमें खट्टेपन का भी स्वाद है, मीठेपन का भी स्वाद है और खारेपन का भी स्वाद है। ठीक है ना? तो मिश्रण की एक मजेदार विशेषता है, गुण है, जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये सवाल पूछे गए हैं डायरेक्ट। मिश्रण रासायनिक अभिक्रिया की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक संयोजन है। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक भौतिक पदार्थों को हम मिलाकर मिश्रण बनाएं जिसमें पदार्थों की मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, जैसे नमक मिलाया तो खारेपन का स्वाद, ठीक है, शुगर मिलाया तो मीठेपन का स्वाद, खट्टा मिलाया तो खट्टेपन का स्वाद। ठीक है, तो उस मिश्रण में जो जो पदार्थ मिलाया गया है, खट्टा पदार्थ मिलाया गया है, मीठा पदार्थ मिलाया गया है, खारा वाला पदार्थ मिलाया गया है, ठीक है ना, तो उसकी जो मूल विशेषता है उसमें कोई परिवर्तन आएगा क्या मिश्रण रेडी होने से? नहीं आता। ठीक है ना? तो ये सवाल पूछे गए हैं दोस्त। मैं आपको सवाल दिखाई देता हूं दोस्तों, ठीक है ना, अब बड़े ध्यान से रीड करिएगा। सवाल बड़ा प्यारा सा सवाल है, ठीक है ना, तो ध्यान पूर्वक सवाल को रीड करेंगे। ये सवाल एक्चुअली रेलवे में पूछे गए सवाल है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी में ये सेम सवाल को अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं, है ना, और भी डिफरेंट एग्जाम में भी पूछे गए हैं दोस्तों, और अपकमिंग एग्जाम में भी आप ऐसे सवाल का आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? क्या बोल रहा है? कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है, यह बताना है आपको। तो मैंने कहा जी, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या अभी तो बताया था, जैसे कोई मिश्रण रेडी हुआ जिसमें खट्टेपन का भी स्वाद आ रहा है, मीठेपन का भी स्वाद आ रहा है, उसमें खारेपन का भी स्वाद आ रहा है। ठीक है ना, मतलब नमक की क्वालिटी बिल्कुल बरकरार है वहां पे मिश्रण में, शुगर की क्वालिटी वो भी बरकरार है, जो खट्टा मिलाया गया उसकी भी क्वालिटी बरकरार बना हुआ है मिश्रण के अंदर। ठीक है ना, इसीलिए तो हमको खट्टेपन का भी स्वाद आ रहा है, मीठेपन का भी स्वाद आ रहा है, खारेपन का भी स्वाद आ रहा है। तो जो मिश्रण के घटक है, ठीक है, चाहे वो नमक हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो खट्टा हो, ठीक है ना,
उनके गुणों को बरकरार रखते हैं जब मिश्रण रेडी हो जाएगा तो। बिल्कुल सही बात है क्या ये? हाँ जी, मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, बिल्कुल। अरे मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। भौतिक विधि मतलब फिजिकल मेथड। हम सीखेंगे अगले लेक्चर में कि जैसे कि मैंने कहा जी आपने मिलाया पानी में नमक, क्या उसको आप अलग कर सकते हो? हाँ जी, अलग कर सकते हो। कई सारे विधि है अलग करने के मेथड्स, हम अगले क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है ना। आरिवासन में जैसे मैंने कहा पानी के साथ आपने मिट्टी मिलाया, तो क्या आप मिट्टी को अलग नहीं कर सकते? अरे छानकर अलग कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात, नहीं। तो ऐसे अलग अलग विधि हम पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे। तो मिश्रण के रिगार्डिंग जो नियम है कि मिश्रण को भौतिक विधि से अलग किया जाता है, हाँ जी बिल्कुल किया जा सकता है, सही बात है। हाँ जी, हमको जो गलत बात है वो बतानी है। मैंने कहा जी इट्स स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड, मिश्रण की संरचना तय होती है क्या? कोई फिक्स होती है, कोई निश्चित होती है? नहीं। मैंने कहा जी आप अगर पानी के साथ नमक मिला रहे हैं, ठीक है, तो 100 ग्राम पानी में किसी ने 5 ग्राम नमक मिलाया, मिश्रण बना दिया। किसी ने 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम नमक मिलाया, मिश्रण बना दिया। तो मिश्रण की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो फिक्स है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल नियम का पालन नहीं करता है, मिश्रण के गुणों के नियम का पालन नहीं करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से जैसा सवाल पूछा गया था, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मस्त सवाल था, ठीक है दोस्तों। तो मिश्रण की एक महत्वपूर्ण क्वालिटी है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। आप कह सकते हैं मिश्रण का एक महत्वपूर्ण नियम है ये कि मिश्रण रासायनिक अभिक्रिया की अनुपस्थिति में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का भौतिक संयोजन है, जिसमें पदार्थों की मूल विशेषता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। मैंने कहा जी जितने भी मिश्रण है उसको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक को कहेंगे समांगी, दूसरे को कहेंगे असमांगी, ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे आपको यहां पे पहचानना है तो आप क्या बोलेंगे? सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। ये कौन सा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा क्या? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। अगर मैं कहूं सैंड प्लस वाटर तो आप बोलेंगे सर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर, हम समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा जी सबसे पहले हम होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको हम समांगी मिश्रण कहेंगे, और इसी को हम सॉल्यूशन या फिर विलयन के नाम से जानेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जब भी हम सॉल्यूशन कह रहे हैं ना दोस्तों, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ट्रू सॉल्यूशन से है। मैंने बताया था आपको ट्रू सॉल्यूशन। चलिए थोड़ा सा डेप्थ में हम स्टडी कर लेते हैं। मैंने कहा जी ट्रू सॉल्यूशन, देखो यहां पे लिखा हुआ है समांगी मिश्रण को हम वास्तविक विलयन भी कहते हैं, वास्तविक विलयन, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे आप देखेंगे एक समान संगठन होगा, ठीक है, एक समान संगठन होगा। जो घटक होंगे ना उसका आप कहीं पर भी संगठन देखेंगे वो एक समान दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा वाटर और शुगर का मिश्रण है ये, मतलब ये समांगी मिश्रण कहे जाएंगे क्या। तो आप इस मिश्रण में यहां कहीं पर देखेंगे तो वाटर और शुगर का, जल और चीनी का जो अनुपात दिखेगा, ठीक है, वो यहां पर भी सब जगह सेम दिखेगा, होमोजीनियस, ठीक है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द सॉल्यूशन। आपको ये जल और चीनी का जो मिश्रण का अनुपात है सब जगह सेम दिखेगा दोस्तों। इसी को तो बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, ठीक है। और इसी वजह से इसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहेंगे, वास्तविक विलयन भी कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जब भी हम विलयन को डिफाइन करते हैं एज अ मैथमेटिकल, तो कैसे डिफाइन करेंगे? विलयन में विलायक होता है और विलेय होता है। विलायक का मतलब जिसमें पदार्थों को घोलने की क्षमता हो, ठीक है, इसको हम विलायक कहेंगे। सॉल्वेंट के नाम से जानेंगे जिसमें पदार्थों को घोलने की क्षमता हो। जैसे कि मैंने कहा जल और चीनी का मिश्रण है, तो किसमें पदार्थों को घोलने की क्षमता है? जल में होगा क्या? तो आप बोलेंगे
आप बोलेंगे जल, वाटर। ये एक क्या है, सॉल्वेंट है, विलायक है, ठीक है ना। तो विलेय क्या होगा, जो विलायकों में घुले रहते हैं। तो जल में कौन घुला हुआ है, चीनी घुला हुआ है क्या, समझ पा रहे होंगे आप, चीनी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, विलायक जिसमें पदार्थों को घोलने की क्षमता हो, इसी को हम सॉल्वेंट कहेंगे। और विलेय जो विलायकों में घुले रहते हैं, ठीक है ना, विच डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, विलेय के नाम से जानेंगे। विच हैज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें पदार्थों को घोलने की क्षमता हो, इसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिला दिया जाए ना दोस्तों, तो सॉल्यूशन बन जाता है, जिसको हम बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। और इसी को हम होमोजीनियस मिक्सचर भी कहेंगे। बात यहां तक पाले पड़ी क्या, ठीक है जी, आगे देखिए दोस्तों, एक टर्म आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहेंगे सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी विलयन की सांद्रता ऐसे पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, यह समझना जरूरी है। जैसे मैंने कहा जी, आपने एक गिलास में पानी लिया और आपने उसमें सॉल्ट, नमक डाला, ठीक। जैसे कि मैंने कहा यहां पे ये कुछ मात्रा में अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, मतलब कुछ मात्रा में नमक है। तो ये नमक घुलने वाला है क्या, किसमें, विलायक में, पानी में। तो ये नमक को क्या बोलेंगे, विलेय, जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं। और ये जो सॉल्यूट है ये किसमें घुलेगा, विलायक में। विलायक मतलब सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहां पे क्या है, पानी है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा जी, आपने एक गिलास लिया, गिलास में पानी भरा और उसमें कुछ मात्रा में नमक डाल दिया, कुछ मात्रा में, अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। अब मैंने कहा कि आप ना ऐसे प्रोसेस को रिपीट करते रहिए और हर प्रोसेस में नमक की मात्रा को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। तो आपको देखने को मिलेगा कि एक टाइम बाद विलायक, जिसको आप जल बोल रहे हैं, उसके घोलने की क्षमता खत्म हो जाएगा क्या, मतलब एक टाइम बाद आप नमक डालेंगे ना, तो अब वो नमक नहीं घुल पाएगा, क्योंकि जो विलयन है वो कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, जो विलयन है वो सांद्र हो चुका है। समझ पा रहे हैं क्या, ठीक है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैंने कहा जी, जब तक ऐसी स्थिति है विलयन की कि उसमें विलेय पदार्थ को और घोला जा सकता है, मिलाया जा सकता है, तो उस अवस्था को, उस विलयन की डाइल्यूट अवस्था कहेंगे। मतलब कम सांद्रता वाले विलयन को हम डाइल्यूट अवस्था कहेंगे, ठीक है, तनु अवस्था बोलते हैं उसी को, ठीक है। और जैसे जैसे विलेय की मात्रा बढ़ती जाएगी, नमक की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो एक टाइम बाद घुलना बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी जो घोलने की क्षमता रखता है ना, वो अपनी घोलने की क्षमता खो बैठ जाएगी, ठीक है, खो देंगे। इज दैट क्लियर। तो वैसी स्थिति को क्या बोलेंगे कि अब विलयन कॉन्सेंट्रेटेड है, सांद्रित अवस्था में है दोस्तों, समझ पा रहे हैं। तो आप देखे होंगे तनु विलयन, सांद्र विलयन, ऐसे जो बोलते हैं ना दोस्तों, तो इसका मतलब आप किससे समझ पाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन से समझ पाएंगे, सांद्रता से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तनु विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है, कम है, मतलब हम उस विलयन में और विलेय पदार्थ मिला सकते हैं, और नमक हम मिला सकते हैं पानी में, ठीक है ना। अगर विलयन कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, कॉन्सेंट्रेटेड है, सांद्रित है, मतलब उसमें और विलेय पदार्थ हम मिला नहीं सकते, पानी में नमक और नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि अब वो विलयन, पानी और नमक का विलयन कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है, सांद्रित हो चुका है। तो यहां पे आप देख सकते हैं अलॉट ऑफ सॉल्ट है कॉन्सेंट्रेटेड अवस्था में, सांद्रित अवस्था में, यहाँ पे लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट है डाइल्यूट अवस्था में, आप देख सकते हैं, ठीक है जी, बढ़िया। तो विलयन की सांद्रता अगर आपसे पूछा जाता है तो उसके दो तरीके होते हैं दोस्तों। सवाल पूछने का पहला तरीका देखो, द्रव्यमान बाई विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, मतलब द्रव्यमान बाई द्रव्यमान, ऐसे आपको विलयन की सांद्रता पूछा जाएगा प्रतिशत में। तो कैसे बताएंगे आप, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। मैं आपको सवाल भी कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये है द्रव्यमान बाई द्रव्यमान, विलयन का प्रतिशत ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, द्रव्यमान प्रतिशत। तो ऐसे बताएंगे, मैंने कहा जी द्रव्यमान बाई आयतन, मतलब
विलयन के आयतन प्रतिशत आपको पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुना 100। विलयन में जो घुलनशील पदार्थ होता है उसको हम विलेय कहते हैं क्या? अरे सॉल्यूट कहते हैं ना दोस्तों, ठीक है ना। तो उस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है, मतलब उसकी द्रव्यमान कितनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विलयन का आयतन प्रतिशत पूछा जाए तो विलयन का आयतन नीचे में लिखेंगे और उस विलयन के आयतन में विलेय पदार्थ कितने ग्राम का है या कितने किलोग्राम का है, ठीक है, उस विलयन के आयतन में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, ऐसा बात करेंगे, गुणा करेंगे 100। और अगर आपको विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाएगा ना तो आप कहेंगे विलयन का द्रव्यमान नीचे में और उस टोटल विलयन के द्रव्यमान में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, ठीक है ना, इस तरह से बात करेंगे, गुणा करेंगे 100। तो मैंने बताया द्रव्यमान बाई द्रव्यमान इस तरह से होगा, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। एक सिचुएशन हो सकता है द्रव्यमान बाई आयतन, तो इसका मतलब है कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100, वैल्यू आएगा परसेंटेज में, अंग्रेजी में भी मैंने लिख के रखा हुआ है। एक सवाल मैं एनसीईआरटी का डायरेक्ट एग्जांपल लिया हूं, मैं एनसीईआरटी बुक से, ठीक है ना। एक विलयन में 320 ग्राम पानी में, ठीक है, एक विलयन में पानी की जो मात्रा है, एक विलयन में पानी की जो मात्रा है ये कितना है, 320 ग्राम। बहुत बढ़िया। इसमें 40 ग्राम साधारण नमक है, ठीक है। इसमें अगर हम नमक की बात करें, नमक की मात्रा तो 40 ग्राम। विलयन के द्रव्यमान बाई द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना करना है। देखो द्रव्यमान बाई द्रव्यमान बात कर रहा है, ठीक है, तो मैंने कहा जी विलयन में, ठीक है, विलयन में विलेय का द्रव्यमान कितना, विलेय मतलब जो घुलनशील है, घुलने वाला है, नमक 40 ग्राम, यही कहेंगे, डिवाइड करेंगे द्रव्यमान बाई द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान पूछा गया तो विलयन में पानी भी रहेगा, नमक भी रहेगा। तो कई लोग गलती से मिस्टेक करेंगे, बात एक ही है, यहां पे पानी का द्रव्यमान लिख देते हैं 320। भाई साहब नीचे में क्या लिखना है आपको, विलयन का द्रव्यमान लिखना है दोस्तों, द्रव्यमान बाई द्रव्यमान, तो नीचे में विलयन का द्रव्यमान लिखना है। अगर द्रव्यमान बाई आयतन ऐसा प्रतिशत पूछा जाता आपको सांद्रता के दौरान तो यहां पे विलयन का आयतन लिखते नीचे में, यहां पे नीचे में विलयन का द्रव्यमान होगा। और विलयन का द्रव्यमान मतलब क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर विलायक का द्रव्यमान 320 प्लस विलेय का द्रव्यमान 40, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे बताइए जरा, ठीक है, और गुणा कर देंगे 100। वैल्यू किस में आएगा, परसेंट में आएगा क्या दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपने कहा जी ये हो गया 40 बटे 320 प्लस 40 360, गुणा कर देंगे 100, ठीक है ना। तो आपने कहा जी सर 10 से 10 कैंसिल हो गया और मैंने कहा 4 दहम 40 और 4 नियम 36, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास 100/9, किस में आएगा, परसेंट में, ठीक है ना। तो प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना करना है, द्रव्यमान बाई द्रव्यमान दिया हुआ था अपने को, ठीक है ना। तो 100/9 प्रतिशत, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 9 एकम 9 दशमलव फिर 1 ऐसे कुछ आएगा, 11.11%, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां द्रव्यमान बाई द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना करना था। किसी दिन सवाल में आपको द्रव्यमान बाई आयतन के संदर्भ में विलयन की सांद्रता गणना की बात होगी तो आप ऊपर में विलेय का द्रव्यमान लिखेंगे और नीचे में विलयन का आयतन, ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगर हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण, थोड़ा सा विषमांगी मिश्रण को भी हम प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर देते हैं दोस्तों, जिसको हेटेरोजीनियस मिक्सचर के नाम से भी जानेंगे। मैंने कहा जी पदार्थों के सम्मिलन का ऐसा संगठन जिसमें पदार्थ
एक समान न होकर परस्पर अलग अलग दिखाई देते हैं। इन्हें पुनः दो वर्गों में कोलाइड, जिसको हम कहेंगे कलिल, तथा निलंबन, मतलब दो वर्गों कोलाइड और निलंबन में हम विभाजित कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं विषमांगी मिश्रण, कलिल और निलंबन, कोलाइड और सस्पेंशन, इस तरह से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। और हिट्रोजीनियस हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है ना। थ्रू आउट द मिक्सचर, है ना, हर जगह आप देखेंगे तो मिश्रण में जो घटकों का अनुपात है वो अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि मिट्टी और पानी का मिश्रण में आप देखेंगे, ठीक है, तो ऊपर में देखेंगे तो मिश्रण का जो अनुपात है वो अलग रहेगा। अगर नीचे आते जाएंगे तो अगर आप तला में जाके देखेंगे, ठीक है, नीचे वाली सतह में देखेंगे दोस्तों, तो मिट्टी के कण एक टाइम बाद ऐसे जम जाएंगे और पानी अलग दिखाई देंगे। तो इस तरह से ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। और मैंने आपको ये कोलाइड और सस्पेंशन के बारे में भी बहुत अच्छे से समझा दिया है। ये दोनों हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है ना, विषमांगी मिश्रण है। लेकिन सस्पेंशन में पार्टिकल के साइज काफी बड़े होते हैं कोलाइड के कंपेयर में, ऐसा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे दोस्तों, इसको भी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है ना। अशुद्ध पदार्थ के अंदर समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे दोस्तों। और इस तरह से अशुद्ध पदार्थ को ही हम क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मिश्रण। तो मिश्रण को बेसिकली ऐसे हम वर्गीकृत करें तो क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जी सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन, यही बताया था कि नहीं बताया था। और इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पार्टिकल के साइज को लेकर, ठीक है ना। सबसे बड़ा साइज पार्टिकल का सस्पेंशन सॉल्यूशन में होगा और सबसे छोटा साइज पार्टिकल का किसमें होगा, ट्रू सॉल्यूशन में होगा, विलयन में होगा, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें पार्टिकल के साइज बहुत छोटे होते हैं। देखिए दोस्तों, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण हम बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। मैंने कहा जी जितने भी पदार्थ है उसमें से कुछ अशुद्ध होंगे तो कुछ शुद्ध होंगे, यही बात है कि नहीं। मैंने कहा जितने भी मिश्रण होते हैं वो सभी अशुद्ध पदार्थ के कैटेगरी में आते हैं, सीख चुके हैं हम लोग। अगर मैं आपको एक ट्रिक दे दूं, शुद्ध पदार्थ को पहचानने का एक ट्रिक बता दूं, तो आप कहेंगे सर फिर अशुद्ध पदार्थ को पहचानने की तकलीफ हो गई नहीं, यही कहेंगे ना। अरे पूरे के पूरे पदार्थ जिसमें से कुछ अशुद्ध हैं बाकी शुद्ध है, तो शुद्ध वाले को पहचानना आप ट्रिक से समझ गए, तो अशुद्ध को पहचानने में फिर क्या तकलीफ होगा, आपको नहीं होगा ना, है ना। रह जाएंगे वो अशुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध को पहचान लिए तो जो बच जाएंगे वो अशुद्ध हो जाएंगे, यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब वो ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा जी दुनिया में मौजूद ऐसा कोई भी पदार्थ, मैंने कहा दुनिया में मौजूद ऐसा कोई भी पदार्थ जिसका आप केमिकल फार्मूला लिख पाओ, सूत्र लिख पाओ, रासायनिक सूत्र लिख पाओ, वही तो शुद्ध पदार्थ है। अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट में आप क्या बोलते हैं सर, जैसे हम सोना की बात करते हैं, सूत्र लिख पा रहे हैं क्या? हमने कहा जी चांदी की बात करते हैं, लिख पा रहे हैं हम लोग सूत्र, ठीक है। अधातु में कहें तो कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सूत्र लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, अगर हम उपधातु में कहें मेटोलाइड में, तो आपने कहा जी आर्सेनिक, जर्मेनियम, इस तरह से, ठीक है ना। तो हमने सूत्र लिख पाया, इसलिए ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है, ठीक है ना। अब ये शुद्ध पदार्थ एलिमेंट है कि नहीं, ये आप पहचानना तो सीख गए हैं भाई, कितना बार अलग अलग तरीके से मैंने समझाया है, ठीक है ना। अगर हम यौगिक की बात करें तो यौगिक में जैसे सूत्र लिख पा रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मैंने कहा जल, ठीक, मैंने कहा जी मीथेन CH4, ठीक है, अमोनिया NH3, फार्मूला लिख पाओ। ऐसा कोई भी पदार्थ जिसका फार्मूला लिख पा रहे हैं वो सभी क्या है,
शुद्ध पदार्थ होंगे, और जिसका फार्मूला नहीं लिख पा रहे हैं वो अशुद्ध पदार्थ होंगे, जिसको हम कहेंगे मिक्सचर। ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर आपको एकदम खोपड़ी में होना चाहिए दोस्तों। एलिमेंट और कंपाउंड, तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में होंगे। मैंने कहा अगर हम तत्व कहें तो तत्व के अंदर मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटोलाइट भी होते हैं। ठीक है ना। अशुद्ध पदार्थ जिसको मिश्रण कहेंगे, इसमें समांगी और विषमांगी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दोनों होते हैं दोस्तों। समांगी मिश्रण को, होमोजीनियस मिक्सचर को हम ट्रू सॉल्यूशन या जस्ट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अगर हम विषमांगी मिश्रण की बात करें तो विषमांगी मिश्रण में कलिल होता है, निलंबन होता है। ठीक है। तो ये जस्ट सॉल्यूशन, कोलाइड और ये सस्पेंशन, ये तीनों है तो मिक्सचर। ठीक है ना। लेकिन पार्टिकल के जो साइज होते हैं उसके हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, विभिन्नता बता पाते हैं। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों। तो जिसका भी हम फार्मूला न लिख पाए ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे, अशुद्ध पदार्थ कहेंगे, जिसको हम मिश्रण के नाम से जानेंगे। मैंने कहा जी अगर पानी, ठीक है ना, अगर पानी एक शुद्ध पदार्थ है तो व्हाट अबाउट द मिल्क, व्हाट अबाउट द मिल्क, मिल्क के बारे में कहें तो आप बोलेंगे सर ये जो मिल्क है ना ये अशुद्ध पदार्थ होंगे। क्यों? क्योंकि मिल्क का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता है। ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग तत्वों से या फिर अलग अलग यौगिकों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें पानी होता है, फैट्स होते हैं, ठीक है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है ना। तो इसका कोई सिंगल फार्मूला नहीं है। तो जिसका हम फार्मूला ना लिख पाए वैसे पदार्थ को हम अशुद्ध पदार्थ कहेंगे, और जिसका फार्मूला लिख पाए वैसे पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। इज दैट क्लियर? मैंने कहा कि खाली स्थान एक शुद्ध पदार्थ है, तो मैंने कहा था जिसका फार्मूला लिख पाओ, क्या चीनी का घोल, इसका फार्मूला लिख पाएंगे? नहीं। सर मीथेन का फार्मूला लिख सकते हैं CH4, गजब। मिल्क का कोई फार्मूला लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है। एयर, हवा, हवा का कोई फार्मूला लिख पाएंगे? अरे हवा में न जाने क्या क्या मिक्सचर है, कितने सारे गैसेस का मिक्सचर है, कितने सारे तत्व है, यौगिक है, हाँ कि ना। ठीक है। तो आप कैसे पर्टिकुलर हवा को लेकर आप फार्मूला लिख पाएंगे? नहीं। ठीक है ना। क्योंकि हवा में बहुत सारी चीजें मौजूद है, कैसे आप बता पाएंगे फार्मूला। ठीक है। तो जिसका फार्मूला लिख पाए ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ। ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है। मेथेन का फार्मूला लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए हवा एक खाली स्थान है, ये सब ना, ये सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। हवा एक खाली स्थान है, क्या ये शुद्ध मिश्रण है? क्या ये शुद्ध मिश्रण है? ठीक है। ऑप्शन बी केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। तो अब यहां पे आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है दोस्तों। मैंने कहा जी क्या हवा में तत्व है कि नहीं? है ना भाई, तत्व बहुत सारे गैसेस है ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नहीं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नहीं है? हाँ जी। आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है। अच्छा सर कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो है। अच्छा सर हवा में, ठीक है, हवा में अगर हम कहें तो वाटर वेपर, जल वाष्प भी तो है, मतलब जल का सूत्र आप यहां पे लिख सकते हो कि नहीं? मतलब कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूं ये क्या है, एलिमेंट है। हाँ जी। और ये क्या है दोस्तों? तो आप बोलेंगे कंपाउंड। कंपाउंड मतलब यौगिक। समझ पा रहे हैं क्या? तो हवा में बात करें, हवा में बात करें ना दोस्तों, हवा में बात करें तो हवा में एलिमेंट भी है, कंपाउंड भी है, मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। मतलब यहां पे बी गलत है, ठीक है, यहां पे सी सही है। लेकिन डी की तरफ जाएं तो तत्वों और यौगिकों दोनों का मिश्रण है दोस्तों, ठीक है ना। तो कुल मिला के मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जाएंगे दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो विलयन है वो ट्रू सॉल्यूशन है कि कोलाइडल सॉल्यूशन है कि सस्पेंशन सॉल्यूशन। मैंने बताया था अगर मैं सॉल्यूशन बोल रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट ट्रू सॉल्यूशन कही जाएगी, और ट्रू सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। बाकी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर
विषमांगी मिश्रण के अंदर क्या क्या आएंगे, कोलाइडल मिश्रण भी आएंगे और सस्पेंशन मिश्रण भी आएंगे। ठीक है, कोलाइडल को हम कलील कहते हैं और साथ साथ जो सस्पेंशन जो सॉल्यूशन होता है या मिश्रण होता है उसको हम निलंबन कहते हैं। ठीक है ना। पार्टिकल के साइज वाइज अगर हम कहें दोस्तों, ठीक है, तो मैंने कहा साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो साइज ऑफ पार्टिकल्स आर लार्ज, ठीक है ना, बड़ा होगा। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ डिफाइन करना चाहूं पार्टिकल के साइज को, तो यहां पे अगर हम सॉल्यूशन जिसको हम कहेंगे समांगी मिश्रण या फिर ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन, ठीक है ना, इसमें पार्टिकल के साइज जो होते हैं ये 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर मतलब समझ पा रहे हैं, हमने फिजिक्स में आपको पढ़ाया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर आप विजिट करिएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। इससे भी छोटा होगा पार्टिकल का जो साइज है। किस केस में? होमोजीनियस मिक्सचर के केस में, जिसको हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन या फिर जस्ट सॉल्यूशन। ठीक है ना। लेकिन अगर हम कोलाइडल मिक्सचर में कहें तो पार्टिकल की जो साइज होगा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम कहें यहां पे सस्पेंशन वाले सॉल्यूशन में तो पार्टिकल का साइज काफी ठीक ठाक होगा। ठीक है, मतलब काफी बड़ा होगा। ठीक, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा। ऐसे तो अगर हम ये कहें कि भाई 10⁻⁹ मीटर इससे भी छोटा होगा सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल का जो आकार है, साइज है। इसका मतलब ऐसे पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से, ठीक है, अपनी नग्न आंखों से देख पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब कोलाइडल के केस में अगर हम कहें तो कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह भी बिल्कुल सही बात कर रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? लेकिन निलंबन के केस में कहें तो ठीक ठाक साइज होता है भाई साहब कणों का, इसको बिल्कुल नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो मैं एक्यूरेसी के साथ ये डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं आपको सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में डिफरेंस। ठीक है, या फिर ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं। इससे पहले भी मैं एग्जांपल के थ्रू कनेक्ट किया था, यहां से और अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैंने कहा जी आपके घरों में ऐसे खिड़की, ठीक है ना, और खिड़की से ऐसे रोशनी आता है, प्रकाश की रोशनी आता है। ये आप कैसे देख पाते हैं बताइए? तो आप क्या बोलेंगे पता है? सर हमने एक चीज ऑब्जर्व किया है, जब प्रकाश की रोशनी खिड़की से हमारे घर में ऐसे पहुंचते हैं तो हम ऐसे ना पार्टिकल को गति करते हुए भी देखते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके पीछे का जो केमिस्ट्री है, ठीक है, इसके पीछे का केमिस्ट्री इसको समझना पड़ेगा। इसको एक्चुअली हम लोग ना टिंडल इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब मैं टिंडल इफेक्ट को आपको बताना चाहूंगा। मैंने कहा जी अगर ये पार्टिकल मौजूद नहीं होते तो खिड़की से आता हुआ रोशनी आपको दिखाई ही नहीं पड़ता। फील कर पा रहे होंगे आप? मैंने कहा कि अगर ये पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते तो ये रोशनी आपको दिखाई ही नहीं पड़ता। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को ये बिखेरने का काम कर रहा है कौन? ये जो पार्टिकल्स है। और ये पार्टिकल्स इस रोशनी में आपको दिखाई पड़ता है, ऐसा नहीं, वो पार्टिकल्स रोशनी को बिखेर रहा है तब आपको रोशनी दिखाई देता है। और बिखेरने का मतलब स्कैटरिंग। ठीक है, इसको और अच्छे समझाता हूं मैं और एग्जांपल के थ्रू। इधर आइए, मैंने कहा जी जैसे कि ये टिंडाल इफेक्ट बोल रहा हूं मैं। ठीक है, आप गूगल में सर्च करिएगा, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल दिख जाएंगे टिंडाल इफेक्ट का। दिख रहा है क्या? मैंने कहा एक कोई भी लाइट सोर्स लीजिए, लाइट सोर्स मतलब एक टॉर्च ले लीजिए, फोकस वाला टॉर्च, जस्ट लाइक लेजर लाइट। ठीक है ना। अब यहां पे है सॉल्यूशन। ठीक है, जस्ट सॉल्यूशन बोला मैंने, और यहां बोला सॉल्यूशन के बाद अब पार्टिकल का साइज बढ़ते जाएगा तो कोलाइडल मिलेगा। ठीक है, और फिर सस्पेंशन, फिर से पार्टिकल का साइज बढ़ेगा तो सस्पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो आप यहां पे देख पाएंगे, आप जैसे ही ये टॉर्च को ऑन करेंगे
टॉर्च बोल लीजिए या फिर कोई भी लाइट सोर्स। तो यहां पे पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं सर, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पे जो प्रकाश है, इस टॉर्च का जो प्रकाश है वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं। ये लाइट को, है ना, या फिर प्रकाश को बिखेर नहीं पा रहा है, स्कैटरिंग नहीं कर पा रहा है, प्रकीर्णन नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही आप पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बढ़ा दिए, ठीक है, यहां पे बढ़ गया, कोलाइडल वाले सॉल्यूशन में आ गया, ठीक है, पार्टिकल का साइज बढ़ गया, तभी यहां पे आप देखेंगे कि ये जो लाइट है अब विजिबल दिख रहा है। देखो विजिबल, समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो पाया होगा? क्योंकि इस प्रकाश को ये बिखेर रहा है। कौन? पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल का साइज यहां पे बढ़ गया, ठीक है। तो हमको रोशनी दिखाई पड़ता है ना, तो रोशनी की वजह से पार्टिकल दिखाई पड़ता है, ऐसे आपको समझ में आता होगा। ऐसा नहीं, पार्टिकल्स की वजह से वो रोशनी आपको दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, ठीक है। केमिस्ट्री तो यही है, इसके पीछे का केमिस्ट्री यही है, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल ही नहीं रहता तो भाई साहब वो रोशनी आपको दिखाई नहीं पड़ता, वही तो बिखेर रहा है रोशनी को, ठीक है। तो यहां पार्टिकल का साइज छोटा था इसलिए नॉट विजिबल, लाइट विजिबल नहीं था। यहां पे पार्टिकल का साइज बढ़ गया तो अब विजिबल है, और ज्यादा विजिबल दिखेगा आपको, क्योंकि पार्टिकल का साइज और बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? सस्पेंशन वाले में गए तो ज्यादा और अच्छे से देख पा रहे हैं आप, ठीक है, क्लियर, ओके। तो अब इन्हीं बातों को लेकर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम करें यहां पे। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। पार्टिकल के साइज आप जानते हैं बहुत छोटा होता है ट्रू सॉल्यूशन में, और सस्पेंशन में काफी बड़ा होता है। तो पार्टिकल के जो कण है ना, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल के जो कण हैं, क्या ये प्रकाश का प्रकीर्णन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा दोस्तों। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं सस्पेंशन वाले केस में, तो जो कण होते हैं ये काफी बड़े होते हैं। पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ, इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को बिखेर सकते हैं, ठीक है, टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। आ रही बात समझ में? अगर हम कोलाइडल केस में कहें तो कोलाइडल केस में पार्टिकल के साइज लगभग ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज जैसा ही होता है, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो यहां पे अगर हम कहें, ठीक है, पार्टिकल के कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को यह भी बिखर सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे बिहेवियर होंगे सॉल्यूशन के पार्टिकल और कोलाइड के पार्टिकल, दोनों के जो बिहेवियर है वो कुछ कंडीशन में सेम देखने को मिलेगा और कुछ कंडीशन में जरूर डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे यहां पे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में कहें तो सॉल्यूशन के कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोलाइडल कैसे पार्टिकल का जो साइज है थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, तो इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को बिखेर सकते हैं, ऐसा, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि अब यहां पे अगर मैं कहूं अगला वाला जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, इसमें सॉल्यूशन और कोलाइड दोनों के पार्टिकल एक जैसे बिहेव करेंगे। कैसे? मैंने कहा जी, ट्रू सॉल्यूशन में जो भी घटक है उसको आप बाय द फिल्ट्रेशन अलग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने कहा फिल्टर पेपर जानते हैं ना, फिल्टर पेपर का काम है फिल्टर करके छानना, ठीक है, छानने का काम करना। ट्रू सॉल्यूशन केस में जो कण होते हैं वो फिल्टर पेपर से होकर गुजर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कण का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, निकल जाएगा वो, ठीक है, फिल्टर पेपर से होकर गुजर जाएगा। इसलिए कणों का निस्पंदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है, कणों का निस्पंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। लेकिन कोलाइडल के केस में कहें तब भी देखना सेम बिहेवियर होगा। कोलाइडल के कण इतने छोटे होते हैं कि फिल्टर पेपर से गुजर सकते हैं बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे गुजर जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये तो बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन के केस में, लेकिन थोड़ा सा पार्टिकल यहां पे बड़े होते हैं कोलाइडल केस में, तो गुजर सकते हैं बिल्कुल फिल्टर पेपर से। इसलिए कणों को निस्पंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। मतलब लगभग सेम बिहेवियर है यहां पे सॉल्यूशन और कोलाइड दोनों। लेकिन अगर मैं दोस्तों निस्पंदन के केस में, सॉरी, निलंबन के केस में बात करूं, जिसको हम कहेंगे सस्पेंशन, ध्यान रखना, निस्पंदन मतलब फिल्ट्रेशन को बोलते हैं, यहां पे निलंबन है। निलंबन मतलब ये एक सॉल्यूशन को बताता है, सस्पेंशन सॉल्यूशन है ना भाई। तो मैंने कहा जी, सस्पेंशन सॉल्यूशन में कण
बड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं, वे फिल्टर पेपर से नहीं गुजर पाएंगे। इसलिए कणों को निस्पंदन द्वारा अलग किया जा सकता है। तो सवाल अगर ऐसा पूछा जाता है कि फिल्टर पेपर से या फिर फिल्टर पेपर की मदद से या फिर बाय द फिल्ट्रेशन कौन से टाइप के सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम छान सकते हैं, अलग कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सस्पेंशन वाले सॉल्यूशन, क्योंकि इसी सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो छानने से छन जाता है, फिल्टर हो जाता है। इज दैट क्लियर दोस्तों? बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मैटर का क्लास 3 लेक्चर, जिसमें हमने पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण देखा। बेसिकली तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण होते हैं। मिश्रण के अंदर हम लोगों ने और भी बहुत टाइप के मिश्रण देखे थे। इसमें बेसिकली सॉल्यूशन के बारे में हमने चर्चा किया, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, उसके बाद सस्पेंशन सॉल्यूशन, है ना भाई। तो मैंने कहा जी अगले वाले क्लास में मैटर का क्लास नंबर 4, ठीक है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो मिश्रण के घटक होते हैं क्या उसको हम अलग कर सकते हैं, क्या क्या उसकी विधियां होंगे। ठीक है, मतलब मिश्रण पृथक्करण की विधियां देखेंगे, मेथड्स फॉर सेपरेशन मिक्सचर्स। ठीक है, इसमें कई सारे मेथड्स होते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जस्ट अगले वाले लेक्चर में, जिसमें सब्लिमेशन होता है, ऊर्ध्वपाषण के नाम से जानते हैं, डिस्टिलेशन होता है, आसवन के नाम से जानेंगे, क्रोमेटोग्राफी वर्ण लेखन के नाम से जानेंगे, इवेपोरेशन जिसको वाष्पीकरण के नाम से जानेंगे, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलीकरण, अवसादन व निस्तारण, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन है ना, फिल्ट्रेशन मेथड जिसको हम कहेंगे निस्पंदन। अभी निस्पंदन देखे थे हम लोगों ने। मैंने कहा जी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जिसको हम कहेंगे अपकेंद्रण। तो ये सब हम मेथड के बारे में पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर, मैटर का लेक्चर नंबर 4 में। तो आप अपना फीडबैक जरूर बताया करें दोस्तों, कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बताया करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा। ठीक है ना, चलिए फिर, टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।